सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन है। कल बढ़िया सेशन था। वो भारतीय बाजार अड़चन वाले जोन को पार करके इंट्राडे में 24,600 तक जाते हुए नजर आए थे। स्क्रीन बढ़िया थी और शायद सीज फायर से पहले बातचीत मुलाकात होगी, उस होप्स के बीच में बढ़िया मूव्स थे। खैर, वो होप हो ना हो, मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है भारतीय बाजारों का। आज थोड़े से समीकरण ऐसे तो वैसे वो सीज फायर की मियाद आज खत्म हो जाएगी। उससे पहले कल रात में ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल पे अपडेट आ गया है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हम सीज फायर एक्सटेंड कर रहे हैं। और सीज फायर कितने दिन एक्सटेंड कर रहे हैं कुछ नहीं लिखा है। आसान शब्दों में मतलब उनका ये है, जब सहमति बन जाएगी तब बन जाएगी सीज फायर एक्सटेंड। पर प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड कंटिन्यू होगा। ईरान भी फिर डटा खड़ा रहेगा। आवाजाही जहाजों की नहीं हुई तो दुनिया का सरदर्द तो वही था, वो कंटिन्यू करेगा। तो अनसर्टेनिटी लिंगर करने लगी। तो थोड़ा सा ग्लोब भी ठंडा है और हमारे गिफ्ट निफ्टी के क्यूज भी ठंडे हैं। ऐसे में मूड कैसा लग रहा है और स्टॉक्स कौन से चुने हैं? सर, मूड माहौल तो बदल गया आज अचानक से। कल इतनी अच्छी तेजी थी, एकदम मैंने जो पहना था जज्बात बदल गए। लेकिन डेफिनेटली क्रूड 100 के पार नजर आ रहा है। सीज फायर तो एक्सटेंड हो गया लेकिन फिर भी क्रूड 100 के पार ही जाते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो आज डेफिनेटली नजर आएगा। क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए दिखेंगे। नतीजों का भी इम्पैक्ट दिखेगा और जहां पे खराब नतीजे बाजार में वहां पिटाई होती हुई भी नजर आ सकती है। तो शुरुआत करती हूँ लिस्ट से। फिर आईटी स्टॉक्स काफ़ी सारे फोकस में आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट पूरा सेक्टर, काफ़ी सारे स्टॉक्स के नतीजे भी आए हैं आईटी सेक्टर में। पर्सिस्टेंट के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि नतीजे इतने बुरे नहीं है, स्लाइट मिस है, लेकिन वैल्यूएशन इसके काफ़ी सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू पियर्स। और जरा सा भी अगर डेंट अर्निंग्स में आता है तो डेफिनेटली मार्केट, और जब मार्केट का मूड भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आज इसको लाल निशान में रखा है। हालांकि जो ग्रोथ रेट है वो भी थोड़ी कमज़ोर इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। पिछले 9 क्वार्टर की ग्रोथ रेट देखे तो इस क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है ना, वो सबसे स्लो आपको नजर आएगी। हालांकि FY27 का आउटलुक वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि मिडल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहे हैं उसकी वजह से इनडायरेक्ट रिस्क तो डेफिनेटली पूरे सेक्टर पर देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी का कोई भी डायरेक्ट एक्सपोजर इस रीजन में नहीं है। मुनाफे के तौर पर 20% की ग्रोथ है, हालांकि अनुमान से कमज़ोर है। डॉलर रेवेन्यू पे देखें तो 3% की ग्रोथ आपको दिखेगी, वो भी अनुमान से कमज़ोर आती हुई दिखिए। मार्जिन्स 16.9% का अनुमान लेके चल रहे थे, 16.3% के आसपास आते हुए दिखे। और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखें तो 3.8% का अनुमान था, 3.4%। तो मिस है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है तो सेंटिमेंट नेगेटिव आज स्टॉक के लिए डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरे आईटी कंपनी से बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दूसरा स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। यहाँ पे नतीजे आपको कमज़ोर नजर आएंगे। इनफैक्ट मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कॉल में ज़्यादा कमज़ोर थी। रेवेन्यू में 15% की बढ़त है, लेकिन ऑपरेशन लेवल पर यहाँ पर कमज़ोरी आती हुई दिखी। ऑपरेटिंग लेवल प्रॉफिट जो है 10% नीचे, मार्जिन में 430 बेसिस पॉइंट की कमज़ोरी है। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो ऑपरेशनल होने वाली थी कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद उसमें डिले है 4 से 5 मंथ्स का, और जिसका इम्पैक्ट आगे चल के नजर आएगा क्वार्टर्स में। हाँ, ये जबकि स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। नतीजे गड़बड़ा है। हालांकि केपीसी से अनाउंसमेंट करा है, लेकिन ठीक है, ये दोनों ही लाल हो गए आपके, है ना? दोनों ही लाल हो गए। अच्छा, मेरे भी फहरिस्त शुरुआती लाल ही हैं। पहला HCL टेक्नोलॉजीज है तो डिसअपॉइंटिंग Q4 का परफॉर्मेंस। हालांकि इंटरनल्स में उतना डिसअपॉइंटमेंट नजर नहीं आएगा, अभी आता हूं उस पे। दूसरी दिक्कत की बात कि एस्टिमेट जो Q4 के थे, FY26 के खुद की गाइडेंस थी, सब मिस हुई। और FY27 बड़ी स्लो स्टार्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या एडिशनली बहुत ज्यादा कॉशियस होकर अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट एस्टिमेट जो गाइडेंस के थे उससे कमजोर गाइडेंस है। तो लाल ही बनता है, बाकी स्टॉक जैसा भी रिएक्ट करे। कांस्टेंट करेंसी में आए, 1% गिरने की बात थी, 3.3% गिर गई। तो अब इसमें परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इसके इंटरनल झांकेंगे आप तो HCL टेक की 3 डिविजन्स हैं। एक है सर्विसेज, सारी आईटी कंपनी सबसे बड़ा होता है, 75% रेवेन्यूज वहां से आते हैं, वो केवल 0.1% गिरा, यानी कि सर्विसेज फ्लैट थी। पर बाकी 25% जो आता है उसमें इंजीनियरिंग एंड R&D वो 1.3% गिरा, और सॉफ्टवेयर 28% गिरा।
तो आईटी सर्विसेज उतना बुरा नहीं था, लेकिन ओवरऑल आप तो ओवरऑल देखोगे ना, नतीजे खराब है। पूरे साल के लिए गाइड करा था 4 से 4.5% हम कांस्टेंट करेंसी में आय लेकर आएंगे, FY26 में 3.9% पे जाके खत्म कराया, गाइडेंस मिस कर दी क्योंकि Q4 गड़बड़ा गया। इसके बाद आइए अगले साल की गाइडेंस, क्योंकि दो ही कंपनी देती हैं, इन्फोसिस और HCL टेक, तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। HCL टेक ने अब या तो कंजर्वेटिवली शुरुआत करी है या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स अभी आने में कई तिमाही लगेंगी। गाइडेंस का एक्सपेक्टेशन कैसा भी हो सकता है। 1 से 4% कांस्टेंट करेंसी में आय पूरे साल के लिए बढ़ेगी, जबकि स्ट्रीट कह रही थी, डिवाइडेड थी, कुछ कह रहे थे 3 से 6%, कुछ कह रहे थे नहीं थोड़ा कंजर्वेटिवली शुरुआत करेंगे 2 से 5%, ये लेकर आए केवल 1 से 4%, तो डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस है। अब गाइडेंस खराब है, Q4 का परफॉर्मेंस खराब है, तो ऑपरेशनल मैट्रिक्स खराब है, फ्यूचर गाइडेंस जो आ रही है वो कंसर्निंग है, तो इसीलिए मैं इसको लाल रख रहा हूं। दूसरा, इसका डर थोड़ा सा इन्फोसिस को सताएगा, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स पे खराब रिएक्शन आया था उस दिन। हालांकि टीसीएस चल बहुत गया था, नंबर्स उतने खराब नहीं थे जैसा हमने बातचीत करी थी। विप्रो ने डिसअपॉइंट कर दिया, काफी खराब गाइडेंस, काफी खराब परफॉर्मेंस। अब HCL टेक की बारी थी, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इन्फी थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आज की ट्रेडिंग सेशन में झेल सकता है, क्योंकि HCL टेक के अंडरलाइंग मैट्रिक्स जो है और फ्यूचर आउटलुक जो है वो ऑब्वियसली वारंट करता है कॉशन। तो इन्फी लाल रख रहा हूं, पर आप दोनों को सिर्फ वॉच पे रखिएगा। नुपुर, अगले दो। बिल्कुल, अगले दो मेरे लिस्ट में जो है उस पे मैं ग्रीन के साथ जा रही हूँ, क्योंकि कल रियल्टी फेवर बना हुआ था मार्केट का, 3.5% ये इंडेक्स ऊपर था, और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इस पूरे पैक में, चाहे वो प्री सेल्स के आंकड़े हो या कलेक्शंस के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इसी के चलते आज मैंने उठाया सनटेक रियल्टी। इसके Q4 के नतीजे सामने आए हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो 26% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 65% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखिए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। हल्का फुल्का मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला है, लेकिन 30% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैसा रहेगा आने वाला साल, क्या पाइपलाइन में है डेवलपमेंट के तौर पर, और साथ ही साथ प्री सेल्स और कलेक्शन के आंकड़े। P&L से ज़्यादा इस पर बाजार फोकस करके चलता है। तो प्री सेल्स देखें तो यहाँ पर Q4 में 22% की ग्रोथ है, 25% की ग्रोथ पूरे साल में आती हुई नजर आई है। कलेक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए दिखे। Q4 में 40% की ग्रोथ है और पूरे साल में 14% की ग्रोथ आपको दिखेगी। नेट कैश फ्लो पे नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर 50% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट डेट टू इक्विटी भी देखें तो 0.06 टाइम्स पर फिलहाल आते हुए नजर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर थीम चल रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अपटिक देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है लीला होटल्स। यहाँ पर फोकस करके चलना है कि इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आज सुबह नोमुरा की तरफ से, पूरे होटल स्पेस पे आती हुई दिखी और काफ़ी पॉजिटिव है पूरे स्पेस को लेकर, चाहे वो इंडियन होटल हो, लीला होटल्स हो, साथ ही साथ शैले होटल्स हो, यहाँ पे उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है। हालांकि लीला होटल्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि नोमुरा ने इस पर कवरेज की शुरुआत की है। इंडियन होटल्स उनकी ऑलरेडी कवरेज का पार्ट है, और यहाँ पे जो टारगेट्स उन्होंने दिए वो 510 रुपये के आपको नजर आएंगे। अल्ट्रा लग्जरी डिमांड जो है फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल फिलहाल लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, और हो सकता है इनके जो नंबर्स हैं आपको स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। वो लोग जो नोमुरा है वो हाई डिजिट टू लो डबल डिजिट रेवेन्यू पर रूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 से 29 में, और जो एस्टिमेटेड उनका एबिटा है FY26 से 29 का वो भी 17 से करीबन 26% के आसपास है। तो बाय इन कवरेज की शुरुआत हुई है लीला होटल्स पे, 510 का लक्ष्य दिया है। ओके, परफेक्ट है। अगले दो में एक तो HDFC लाइफ, आज वैसे ध्यान रखिएगा SBI लाइफ के नंबर्स भी आने, पर HDFC लाइफ इसीलिए क्योंकि कल शाम को अपडेट आया कि विभा पदलकर जो कि कंपनी की MD और CEO हैं, उनका कार्यकाल 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि रीअपॉइंट कर दिया गया है। रीअपॉइंटमेंट जनरली अच्छी खबर ही है, क्योंकि विभा जी का कार्यकाल जब रहा था, ये वाला टेन्योर 5 साल का, उसमें मेरे ख्याल से प्रीमियम में CAGR बढ़िया ग्रोथ रही, अपने कई सारे इंडस्ट्री पीयर्स के दिग्गजों के इनलाइन और कईयों से बेहतर परफॉर्म HDFC लाइफ ने इस दौरान करा, और मेरे ख्याल से इनकी VNB मार्जिन्स तो बेस्ट इन क्लास हैं। तो कार्यकाल अच्छा रहा, एक्सटेंशन पॉजिटिवली देखना चाहिए। HDFC लाइफ इन ग्रीन कर दिया इस बैकड्रॉप पे। 361 वैम, अब ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की चाल प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है।
मैं सिर्फ नंबर्स का आकलन कर रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। 361 वैम को मैं रेड ले रहा हूं क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को सीक्वेंशली देखता हूं, क्यू ऑन क्यू। इनका टोटल AUM 5.2% क्यू ऑन क्यू गिरा, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट का AUM 5.5% गिर गया है, एसेट मैनेजमेंट का AUM 3.25% गिर गया। क्यू ऑन क्यू आय 3.5% या 3.6% बढ़ी, मुनाफा तकरीबन 12.25% गिरा। और उसके पीछे सिंपल है, उन्होंने अपने मैट्रिक्स में कॉस्ट टू इनकम दिखा रखा है। कॉस्ट टू इनकम 48.3 से बढ़ के 53.5 आया, यही मुनाफे को खा गया। तो नंबर्स खराब हैं। साल दर साल अगर आप देख रहे हो तो अच्छा लग रहा होगा, तो हो सकता है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो खैर बुलिश साउंड कर रही हैं हमेशा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए, तो वैसे इसके लिए भी कहानी है, इसलिए वॉच पे रखिएगा। वैसे इस पे एक अपडेट और था, एक कोई टैक्स डिमांड नोटिस भी आया है, पर आई एम श्योर उसको कंटेस्टेड कंपनी कर रही होगी तो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन आज के लिए रेड। अगले दो एक तो खबर के तौर पर JSW एनर्जी यहाँ पर फोकस करके चलना है। वाटर चार्जेस लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आती हुई दिखी, करीबन 1445 करोड़ का डिमांड है। हालांकि कंपनी जो है हाईकोर्ट में जाएगी, लेकिन सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है कंपनी के लिए। कंपनी की सब्सिडरी के ऊपर NCLT का जो ऑर्डर है कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और ये वाटर चार्जेस लाइबिलिटी एक डिमांड चैलेंज फिलहाल सामने नजर आ रहा है। माहौल फिलहाल बाजार का थोड़ा नेगेटिव साइड पे, तो हो सकता है थोड़ा डेंट आज देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक है सेंट्रल माइनिंग, हाल ही में लिस्ट हुई थी, कोल इंडिया की सब्सिडरी है। नंबर्स आपको अपफ्रंट कमजोर दिखेंगे क्योंकि काफी सारे एडजस्टमेंट है, लेकिन एडजस्टमेंट हटा दें तो नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में देखें तो 12% की ग्रोथ है। एबिटा आप कहोगे कि 29% की डी ग्रोथ आती हुई नजर आई है, तो ऐसा क्या हो गया? तो वन टाइम का एम्प्लॉय कॉस्ट है, 100 करोड़ के आसपास का वन टाइम एम्प्लॉय कॉस्ट है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। मार्जिन में भी उसी का असर है। मुनाफा देखें तो 32% की डाउनफॉल यहाँ पर भी आते हुए दिखाए, लेकिन दूसरे अचीवमेंट्स पर एक बार नजर डालें। जो एनुअल टारगेट है FY26 का, वो ओवर अचीव करती हुई कंपनी नजर आई है। केपेक्स के तौर पर भी देखें तो 2x यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं अगर वन टाइम एडजस्टमेंट हटा दे तो, इसीलिए आज ग्रीन के साथ जाऊंगे। ये इंटरेस्टिंग है, एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करिए तो नंबर्स अपने आप में अच्छे हैं। BEML, इसको इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि कल शाम को अपडेट आया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ट्रॉल असेंबलीज के लिए ऑर्डर मिला है। उसको सप्लाई करने का काम है, 590 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ये ऑर्डर मिलता हुआ। फिर ऐसी ढूंढने निकला ट्रॉल असेंबलीज। बेसिकली कई सारे इस्तेमाल होते हैं ट्रॉल असेंबलीज के। फिशिंग के लिए, जब वो नेट्स एकदम से अपने आप ही डेप्थ में चले जाते हैं, वो अटका देते हैं सारी फिशेस को। पर ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री से था, तो इसका इस्तेमाल नेवल कंटेक्स्ट में भी होता है, माइन स्वीपिंग के लिए। और ये ऑर्डर जो आया है T-72 और T-90 टैंक्स के लिए, जो ये ट्रॉल असेंबलीज का वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। BEML इन ग्रीन कर दिए सिर्फ ऑर्डर बैक करने के डेवलपमेंट पे। ऐसे ही ऑर्डर बैक करने की खबर आई थी PNC इंफ्राटेक से। इन्होंने कहा कि NHAI के 2 टेंडर्स जो फ्लोट हुए थे उसके लिए हम लोएस्ट बिडर निकल के आए, L1। 2 हैम प्रोजेक्ट्स हैं, एक 1728 करोड़ का, एक 1755 करोड़ रुपए का, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के लिए ये L1 चुने गए हैं, जिसके लिए शायद आगे चलते हुए इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिल रहा हो, कह लीजिए ऑर्डर जीता। तो PNC इंफ्राटेक भी इन ग्रीन, उधर BEML इन ग्रीन। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे हम लोग करेंगे चर्चा। तो स्वागत है आपका टॉप 20 में। फिर से एक बार आगे बढ़ाते हैं लिस्ट को। पावरिका लिमिटेड पे आज फोकस रहने वाला है। हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इसके नेगेटिव, और साथ ही साथ जो डीजल जनरेटर स्पेस में ये कंपनी काम करती है। नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। पहली बार नतीजे आए हैं लिस्टिंग के बाद, तो एक डेंट डेफिनेटली आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेवेन्यू में मात्र 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो आपको 5% की कमज़ोरी नज़र आएगी। इनफैक्ट मार्जिन भी देख लीजिए,
लीजिए 11.5% के मार्जिन से घट के सिर्फ 10% के मार्जिन रह गए। मुनाफा जंप होके आया है क्योंकि उसमें अदर इनकम का एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2 करोड़ के आसपास थी, बढ़ के 12 करोड़ पहुंच गई और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो नंबर्स खराब है, पावरका लिमिटेड आज फोकस में रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एबी कैपिटल। यहाँ पर बोर्ड मीट होने वाली है 4 तारीख के दिन। फंड रेजिंग को लेकर डेट इंस्ट्रूमेंट और जो दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे उसके चलते कंपनी फंड रेज करती हुई दिखेगी। तो एबी कैपिटल आज थोड़ा ग्रीन में देखने को मिल सकता है। अच्छा, साइंट डीएलएम जैसे 360 1M की कहानी सुनाई थी, उतनी कंफ्यूजिंग साइंट डीएलएम की है। इसको लेकिन मैं ग्रीन कर रहा हूं। अब साल दर साल आय 14% गिरी, एबिटा 25% गिरा, मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हुए, फिर क्यों ग्रीन? शायद साल दर साल कंपेयर करना मुश्किल काम। इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो FY25 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से FY26 की शुरुआत से मामला गड़बड़ाया और अब धीरे धीरे रिपेयर जॉब कंटिन्यू कर रहा है। तो सीक्वेंशियली देखूं, हालांकि लॉजिकली साल दर साल देखना चाहिए, पर वो क्लाइंट का एबरेशन है। क्यू ऑन क्यू आय 22% बढ़ी। ये चारों क्वार्टर्स जब रिपेयर जॉब चल रहा है तो हाईएस्ट आय पहुंची है 4 क्वार्टर्स की। नॉर्मलाइज्ड एबिटा 39% पे आता हुआ आपको नजर आएगा। नॉर्मलाइज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार वेज कोड का और एमएनए के एक्सपेंसेस का इंपैक्ट था। और ऑर्डर बुक साल दर साल 27% बढ़ी और इवन सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट है, 2400 करोड़ के पार है। तो अब अगर स्ट्रीट तवज्जो सीक्वेंशियल रिपेयर जॉब को देगा तो इन ग्रीन है, पर साल दर साल डिसअपॉइंटमेंट में से कोई शक नहीं। पर लॉजिक कहता है सीक्वेंशियली देखना चाहिए, तो मैं इसे ग्रीन रख रहा हूं। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा आमतौर पर चर्चा में नहीं आता। कल खूब वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स का अगर बाहर देखेंगे तो एकदम तगड़ा स्पाइक, दरअसल लार्ज ट्रेड्स हुए। इसमें लार्ज ट्रेड में फिडिलिटी ने 20 लाख से ज्यादा शेयर्स 1530 के भाव पे कल खरीदे। सिर्फ रेडा पर रखिए इस लार्ज ट्रेड के अपडेट्स के बीच। अगले दो सर, हिंदुस्तान जिंक ऐसी कंपनीज के लिए ना डिविडेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर शेयर होल्डर की नज़र यहाँ पर बनी हुई रहती है। 24 तारीख के दिन बोर्ड मीटिंग है। यहाँ पे पहला इस साल का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर बोर्ड डिस्कस करेगा और अनाउंसमेंट करेगा। तो हर एक शेयर होल्डर की यहाँ पे नज़र बनी हुई रहती है। तो इंपॉर्टेंट खबर है। हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेगा और वेदांता ऑब्वियसली फोकस में आते हुए नजर आएगा। क्रूड का इम्पैक्ट आज डेफिनेटली दिखेगा। 100 के पार फिर से एक बार। टायर स्टॉक्स चूज़ किया है मैंने क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। रॉ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 30-40% का क्रूड का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है रॉ मटेरियल पे। और सीएट यहाँ पे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव था। मोस्ट ऑफ द स्टॉक मिनिमम 3-4% ऊपर ट्रेड कर रहे थे और ये वाला स्टॉक ऐसा था जो बिल्कुल फ्लैट, इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में जाके बंद होते हुए दिखा। तो टेक्निकल तौर पर भी कमज़ोर है और क्रूड का इम्पैक्ट डेफिनेटली नजर आएगा। नहीं, सही है। मैं भी ऐसी दिमाग लगा रहा था क्रूड का इम्पैक्ट, फिर देखा कि आज टेस्ला के नंबर्स आने और वो आएंगे तो सॉफ्ट साइड में, तो ऑटो एंसिली क्यों ना मेंशन कर दूं। तो मेरा भी दिमाग वैसे चल रहा था, हालांकि मैं गया नहीं उस पान। मैं कच्चे तेल पे जरूर फोकस कर रहा हूं। आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है 94-95 वाला 98 प्लस पे अब कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंसर्न्स बने हुए हैं और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। पहला HOEC, हालांकि ये सारे स्टॉक्स ऑफ लेट बढ़िया मूव्स दिखा गए हैं, HOEC भी। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस है, टूल देंगे, सरकार एफर्ट डालेगी। उस बीच HOEC ने खूब अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे। खैर, लेकिन कच्चा तेल क्योंकि इंचअप हो रहा है, ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC ये सारे अपस्ट्रीम फोकस में रहेंगे। मैं HOEC के साथ जा रहा हूं, सबसे छोटा, आप सिर्फ फोकस में रखिएगा। HPCL, हालांकि कल इन एंटिसिपेशन की कुछ हो रहा है तो स्टॉक मार्केट भी बढ़िया मूव्स दिखा रहा था। ये सारी OMCs तीनों इन ग्रीन ट्रेड कर रही थी। आज फिर कच्चा तेल ऊपर ही है। मैं लक लाल रहा हूं आप लोग, क्योंकि सबको ना नीचे के लेवल्स पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस दिख रही है, डिविडेंड यील्ड्स इंटरेस्टिंग हो रही हैं, इसलिए लहर है कि OMCs मूव्स अच्छे दिखा रही हैं। पर HPCL आज के लिए रेड है। क्रूड HPCL से मेरा मतलब है जैसे वो तीनों अपस्ट्रीम थी, यहाँ पे तीनों OMCs में से कोई सी भी हो, रब ऑफ अगर पड़ा तो सब में पड़ेगा। तो HPCL के थ्रू उस कहानी को समझा दिया। ब्रेक का समय हो चुका है। हम दोनों ने अपने 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए, जो 20 टॉप स्टॉक्स हैं आज के, इनका रीकैप ब्रेक के उस पार।
चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सारे स्टॉक्स का। सबसे पहले पर्सिस्टेंट सिस्टम सॉफ्ट क्वार्टर है, हल्की कमजोरी यहाँ पे नतीजों में आती हुई नजर आई है और प्रीमियम वैल्यूएशन है तो आज फोकस में रहेगा स्टॉक। ट्रांसफॉर्म एंड रेक्टिफायर एडजस्टेड नंबर्स देखे तो कमजोर आपको यहाँ पर नजर आएंगे, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी यहाँ पर कमजोर है। सनटेक रियल्टी आउट परफॉर्मेंस नंबर्स के तौर पर तो नजर रखें। लीला होटल्स नोमुरा ने इनिशिएट किए यहाँ पर बाई की रेटिंग के साथ कवरेज और 510 का बड़ा लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिखे। JSW एनर्जी नेगेटिव खबर यहाँ पर भी आते हुए दिखी है। सेंट्रल माइन हाल ही में लिस्ट हुई थी, कोल इंडिया की सब्सिडरी है, एडजस्टेड नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पावरकेल लिमिटेड हाल ही में लिस्ट हुई थी, ये भी कंपनी और पहला क्वार्टर है, तिमाही का कमजोर नतीजे। एबी कैपिटल और हिंदुस्तान जिंक बोर्ड मीटिंग के चलते आज फोकस में रहेगा और क्रूड इंपैक्ट C8 पर रखें नजर। 10 और जोड़ दीजिए, जैसी खबरें थी जैसे क्यूज थे वैसे कलर शेड दे दिए, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। HCL टेक और उसका रब ऑफ शायद इन्फोसिस पे, HDFC लाइफ इन ग्रीन है, 361 वैम नतीजे कमजोर हैं, थोड़ा सा M2M एडजस्टमेंट्स भी हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन अपने आप में AUM कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सीक्वेंशली इसीलिए। अदरवाइज BEML, PNC इंफ्रा, साइंट DLM, वन सोर्स, HOEC इन ग्रीन था और HPCL क्रूड के बीच OMCs को लाल रख दिया था इसीलिए बस।